इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ गिफ्ट फ्रॉम रिलेटिव्स, रिश्तेदारों से मिलने वाला गिफ्ट। रिश्तेदारों से जो गिफ्ट आपको मिलता है वो कब और कितनी अमाउंट तक टैक्सेबल होता है, कब वो टैक्स फ्री हो सकता है, किसी भी तरीके से वो मिल सकता है, कैश में मिल सकता है, काइंड में मिल सकता है, कोई इमूवेबल प्रॉपर्टी हो सकती है, मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे शेयर्स हो सकते हैं, गोल्ड हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है। तो किसी भी फॉर्म में आपको अपने रिश्तेदारों से गिफ्ट मिल सकता है या आप गिफ्ट दे भी सकते हैं। तो इनकम टैक्स के अंदर बहुत सारे लोगों को जो है कन्फ्यूज़न हमेशा बना रहता है इसको लेके कि कोई भी गिफ्ट हम जब अपने रिलेटिव्स को देते हैं या फिर लेते हैं तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या रहती है, या वो जो रिलेटिव्स है उसकी डेफिनेशन में कौन कौन आता है। तो कई बार मुझे फ़ोन भी आते हैं कि मैंने अपने मामा के लड़के को गिफ्ट दिया है, कुछ फ़ंड ट्रांसफ़र किया है, उसके नाम से एफडी करवाई है, तो क्या वो मेरा रिलेटिव माना जाएगा। तो रिलेटिव को लेकर भी बहुत सारे लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न रहती है। तो इनकम टैक्स के अंदर क्या है कि रिलेटिव की डेफिनेशन को भी क्लियर किया गया है कि किस किस पर्सन को रिलेटिव माना जाएगा गिफ्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो केवल वही पर्सन जो है आपके रिलेटिव माने जाएंगे। तो चलिए डिटेल में अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं पूरी ही वीडियो को जानने की। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले मैंने यहाँ पर दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दिया है। पहले तो आप मान के चलें जो भी गिफ्ट्स आपको इंडिया में मिलते हैं वो टैक्सेबल होते हैं एज़ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो पहली कंडीशन तो ये हो जाती है। दूसरा ये है कि जो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 है वो ये कहता है कि किसी भी तरीके का गिफ्ट आपको मिलता है, चाहे वो मनी की फॉर्म में मिले, काइंड में मिले, मूवेबल प्रॉपर्टी मिले या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी मिले, फ्रॉम स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। तो ये जो टर्म्स है तो साथियों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफाइड रिलेटिव्स। तो जो गिफ्ट की टैक्सेबिलिटी है वो इसी के ऊपर डिपेंड करती है कि अगर कोई गिफ्ट स्पेसिफाइड रिलेटिव से मिलेगा तो उस केस में वो जो गिफ्ट है वो 100% एग्जम्प्ट हो जाएगा, टैक्स फ्री हो जाएगा। तो अगर आप अपने स्पेसिफाइड रिलेटिव को गिफ्ट देते हैं या स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट लेते हैं, चाहे आपने वो मनी की फॉर्म में लिया हो, काइंड में लिया हो, मींस प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, किसी भी तरीके की प्रॉपर्टी की फॉर्म में लिया हो, तो वो आपको टैक्सेबल नहीं होता है, कोई भी टैक्स नहीं पे करना पड़ता है, ना ही डोनर को ना ही डोनी को। बट वो स्पेसिफाइड रिलेटिव होना चाहिए। तो ये स्पेसिफाइड रिलेटिव की डेफिनेशन क्या होती है ये मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके अलावा जो भी आपके रिलेटिव होंगे तो आप मान के चलें जो उस लिस्ट में नहीं आएंगे स्पेसिफाइड रिलेटिव की, तो अगर उन रिलेटिव से आपको मिलता है कोई गिफ्ट या आप उनको देते हैं तो फिर वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रख के चलें। तो यहाँ पर दो पॉइंट हमें डिस्कस करने हैं, एक तो ये और सेकंड ये। तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं, गिफ्ट इन इंडिया आर टैक्सेबल। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टैक्सेबिलिटी के बारे में, फिर हम स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट टैक्सेबल नहीं होते हैं उसके बारे में जानेंगे और उसमें भी आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। क्योंकि क्या होता है कि टैक्स प्लानिंग करने के पर्पज़ से हम बहुत सारे गिफ्ट जो है दे देते हैं, अपने फादर के नाम से एफडी करा देते हैं या फादर बेटे के नाम से एफडी करा देते हैं। तो बट वहाँ पर आप एक प्रॉपर टैक्स प्लानिंग करके भी चलें। वो गिफ्ट तो टैक्सेबल आपको नहीं होगा क्योंकि वो आपको रिलेटिव से मिल रहा है, बट क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन जो है वो एप्लीकेबल हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का भी ध्यान रखना है, वो मैं आपके साथ आगे एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। तो चलिए सबसे पहले हम ये वाला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, कब जो है गिफ्ट टैक्सेबल हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इंडिया के अंदर गिफ्ट आपको किस किस सिचुएशन के अंदर जो है वो टैक्सेबल हो जाता है। तो देखिए जो गिफ्ट टैक्सेबल होता है अगर आपको वो नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव से अगर रिसीव होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था केवल स्पेसिफाइड रिलेटिव से ही गिफ्ट जो मिलेगा आपको वो आपको टैक्स फ्री होगा, अदरवाइज आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव से मिला है या फिर नॉन रिलेटिव से मिला है या फिर आप किसी फ्रेंड से मिला है तो इनसे मिलने वाला गिफ्ट आपको जो है टैक्सेबल हो जाता है। बट एक इसकी लिमिट बताई गई है इनकम टैक्स के अंदर। वो लिमिट क्या रहने वाली है, देखिए वो जो लिमिट बताई गई है वो 50,000 की लिमिट बता रखी है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो अगर कोई भी गिफ्ट आपको मिलता है इन पर्सन से, मीन्स किसी नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव से या किसी नॉन रिलेटिव से या फिर आपके किसी फ्रेंड से, तो उस केस में अगर उसकी वैल्यू चाहे वो आपको मनी की फॉर्म में मिला हो या काइंड में मिला हो, जैसे ज्वेलरी आपको मिल गई या शेयर्स आपको मिल गए और उन शेयर्स या ज्वेलरी की वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो उस केस में फिर क्या होगा, 100% अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो कहने का मतलब सपोज आपको ज्वेलरी जो है आपको गिफ्ट कर दी, आपके फ्रेंड ने सपोज आपको ज्वेलरी गिफ्ट कर दी और उस ज्वेलरी की वैल्यू सपोज करें 60,000 रुपीज़ की है, तो उस केस में ये जो 60,000 रुपीज़ है आपकी इनकम बन जाएगी और वो इनकम आपकी अंडर द हेड अदर सोर्सेज में जो है वो क्लब हो जाएगी या मान ली जाएगी और उसके ऊपर जो टैक्स स्लैब है वो एप्लीकेबल हो जाएगा। क्योंकि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो होता है उसके ऊपर टैक्स स्लैब एप्लीकेबल हो जाता है
तो न्यू टैक्स रेजिम में आप जाएंगे, ओल्ड टैक्स रेजिम में जाएंगे, जो भी वहाँ पर टैक्स स्लैब होगा वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा और आपकी इनकम मान ली जाएगी। बट ओल्ड टैक्स रेजिम में आप ध्यान करके चलें कि 5 लाख तक भी अगर आपकी टोटल इनकम है तो वो टैक्स फ्री हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर 12,500 की आपको रिबेट मिल जाती है। इसी तरीके से न्यू टैक्स रेजिम में 7 लाख तक की इनकम के ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता है, वहाँ पर भी आपको रिबेट मिल जाती है। तो ये बात ध्यान रख के चलें। तो इसलिए कोई भी नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव और फ्रेंड से अगर गिफ्ट मिले और उसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है तो वो पूरा ही अमाउंट आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये बात आप ध्यान रख के चले। तो मेरा जो पहला पॉइंट है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बात करेंगे सेकंड पॉइंट की। बट सेकंड पॉइंट के लिए सबसे जानना ज़रूरी ये है स्पेसिफाइड रिलेटिव। जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर आपको स्पेसिफाइड रिलेटिव से गिफ्ट मिला है तो वो 100% टैक्स फ्री है और वो कितनी भी अमाउंट हो सकती है, कोई लिमिट इसकी नहीं है, 1 करोड़, 10 करोड़, 50 करोड़। तो कितना भी अमाउंट आपको इन पर्सन से मिला हो तो आपको टैक्स नहीं लगेगा। तो इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं डेफिनेशन को, क्योंकि डेफिनेशन को लेकर ही बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि रिलेटिव में किसको मानूँ किसको ना मानूँ। तो इन्हीं पर्सन को आप रिलेटिव मानेंगे। अगर इन पर्सन से गिफ्ट लेते या देते हैं तो फिर टैक्स नहीं लगेगा। अब सपोज़ करें आप एक इंडिविजुअल हैं, सपोज़ आपका नाम राम है। सबसे पहले शुरू करते हैं आपकी वाइफ से। सपोज़ आपकी वाइफ है तो स्पाउस आपकी वाइफ भी हो सकती हैं, या आप यहाँ पर सपोज़ करें वाइफ हैं तो आपके हस्बैंड स्पाउस हो सकते हैं। तो स्पाउस का मतलब वाइफ भी हो सकती है, हस्बैंड भी हो सकता है। अगर वाइफ गिफ्ट देती है तो उसका स्पाउस हस्बैंड हो जाएगा, अगर हस्बैंड गिफ्ट दे रहा है तो उसकी जो स्पाउस है वो वाइफ हो जाएगी। तो सपोज़ ये राम है, ये राम की वाइफ है, तो राम की वाइफ इनकी पहली रिलेटिव हो गई। तो पहला रिलेटिव हो गया वाइफ। अब देखिए वाइफ के रिश्तेदारी में भी आप चले जाएंगे तो वाइफ में सबसे पहले वाइफ की जो ब्रदर हैं और जो ब्रदर की वाइफ हैं, तो मतलब आपका साला और साले की वाइफ, तो 2 पर्सन यहाँ पे कवर हो गए। तो एक यहाँ हो गया, 2 यहाँ हो गए, तो टोटल 3 रिलेटिव आपके हो गए। उसके बाद जो आपकी वाइफ है उनकी सिस्टर और सिस्टर का हस्बैंड, तो आपकी साली और आपका साडू, तो 2 यहाँ पर कवर हो गए, तो 3 यहाँ पर कवर हो गए, तो 2 यहाँ, तो टोटल 5 रिलेटिव आपके हो गए। उसके बाद स्पाउस की फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, तो मतलब आपकी स्पाउस है तो उनकी जो मदर है और जो उनके फादर हैं, तो आपकी सास और ससुर, तो 2 यहाँ पर कवर हो गए। तो ये टोटल हो गए 7 रिलेटिव आपके वाइफ की तरफ से, वाइफ को मिलाकर। उसके बाद ग्रैंड फादर इन लॉ एंड ग्रैंड मदर इन लॉ, तो जो आपकी ससुर हैं उनके फादर मदर और आपकी जो मदर हैं उनके फादर मदर, तो यहाँ पर भी आपके सपोज़ करें यहाँ पे कवर हो गए 2। तो ये 2 हो गए 9। तो वाइफ की तरफ से आप देखें इतने सारे रिलेटिव हो गए। आपकी खुद की वाइफ आपकी रिलेटिव हुई, वाइफ का भाई, भाई की वाइफ, उसके बाद वाइफ की सिस्टर आपकी साली उनका हस्बैंड, वाइफ के मदर फादर, और उसके बाद ग्रैंड फादर इन लॉ, मतलब फादर और जो मदर है उनके फादर मदर भी आपके रिलेटिव माने जाएंगे। तो सबसे पहले वाइफ की तरफ से। दूसरा हम करते हैं राम, अब उनके ब्रदर। अब जो राम है देखिए, अब राम की वाइफ के बारे में हमने डिस्कस किया, अब राम के ब्रदर की बात कर लेते हैं। तो राम का भाई उनका रिलेटिव माना जाएगा। अब देखिए रिलेटिव माना जाएगा ब्रदर, अब ब्रदर की वाइफ वो भी राम की रिलेटिव मानी जाएंगी। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं अब राम की सिस्टर के बारे में। तो राम की बहन उनकी रिलेटिव हो गई। अब जो उनकी बहन के हस्बैंड हैं मीन्स उनके जीजा, वो भी उनके रिलेटिव माने जाएंगे। अब जो राम है उनके फादर की बात कर लेते हैं। तो राम के फादर तो उनके रिलेटिव हैं ही। अब जो उनके फादर थे उनके जो ब्रदर हैं मीन्स वो चाचा भी हो सकते हैं, ताऊ भी हो सकते हैं। अब चाचा की वाइफ आपकी चाची हो गई, ताऊ की वाइफ आपकी ताई जी हो गई, तो ये आपके रिलेटिव हो गए। इसी तरीके से जो फादर हैं आपके फादर, उनकी बहन होगी जो आपकी बुआ लगेगी, और उनके हस्बैंड आपके फूफा लगेंगे, तो ये आपके रिलेटिव हो गए। इसी तरीके से आप राम हैं तो आपके ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर, आपके दादा और दादी आपके रिलेटिव हो गए। आप राम हैं, आपकी मदर, आपकी माताजी आपकी रिलेटिव हो गई। अब माताजी के भी जो ब्रदर हैं और उनकी वाइफ है मीन्स आपके मामा और आपकी मामी आपके रिलेटिव हो गए। अब मदर की बहन मीन आपकी मौसी और उनके हस्बैंड आपके मौसा, ये भी आपके रिलेटिव हो गए। अब राम है उनके बेटे, तो वो आपका, अब बेटा तो आपका रिलेटिव हो ही गया, और बेटे की वाइफ मीन्स आपकी बहू वो आपकी रिलेटिव हो गई। अब राम की डॉटर, तो राम की बेटी उनकी रिलेटिव हो गई, और डॉटर के जो हस्बैंड हैं जो आपके सन इन लॉ गए, तो वो आपके रिलेटिव हो गए। तो देखिए दोस्तों, ये ही पर्सन जो हैं एज ए राम मैंने यहाँ कंसिडर कर लिया। यहाँ आप अपने आप को रख लीजिए और अपने आप को रख के यहाँ सारे आप रिलेशन रख लीजिए तो आपको समझ आ जाएगा। तो देखिए, अब जिन लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहता है कि मेरे मामा का लड़का है, मेरी बुआ का लड़का है, तो वो यहाँ पर रिलेटिव डेफिनेशन में कवर नहीं हो रहे हैं। देखिए आप राम थे, अब जब आप राम थे तो देखें आप जब राम थे तो जो आपके फादर थे, तो फादर के
जो ब्रदर और सिस्टर हैं, मीन्स आपकी जो बुआ हैं और आपकी जो फूफा हैं और उधर से आपके चाचा और चाची हैं, तो ये आपके रिलेटिव हैं। फर्दर जो इनके बच्चे आगे हैं, मीन्स आपकी बुआ का लड़का, आपके फूफा का लड़का, आपके चाचा का लड़का, आपके ताऊ का लड़का, वो रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर नहीं होंगे। इसी तरीके से आपके मामा मामी, आपके मौसा मौसी तक तो रिलेटिव हैं, बट अब मामा का लड़का अगर हम बात करें या मामा की लड़की बात करें, मौसा का लड़का, मौसी की लड़की, वो आपके रिलेटिव में कवर नहीं होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, यही स्पेसिफाइड रिलेटिव की डेफिनेशन में आता है। ये आपको लिस्ट जो है आपको संभाल कर रख लेनी है। यहाँ पर आप अपना नाम रख लीजिए, जो भी आपका नाम होगा। सपोज आपका नाम है श्याम और उसके हिसाब से आप अपने यहाँ पर सारे नाम रख के, तो आपको ज़्यादा इजी हो जाएगा इस चार्ट के हिसाब से। तो ये आपके रिलेटिव हैं। इसके अलावा अगर आप किसी को भी गिफ्ट देंगे या किसी से भी गिफ्ट रिसीव करेंगे, तो फिर उस केस में क्या होगा कि आप इस वाले केस में फॉल हो जाएंगे। मीन्स वो आपके नॉन स्पेसिफाइड रिलेटिव में आ जाएंगे, या फिर नॉन रिलेटिव में आ जाएंगे, या फिर फ्रेंड में आ जाएंगे। तो उस केस में फिर 50,000 से ज़्यादा उस पर्सन से आपको एक साल में गिफ्ट मिलता है तो 100% वो टैक्सेबल हो जाएगा। केवल इन्हीं पर्सन से आपको गिफ्ट मिलेगा तो टैक्सेबल नहीं होगा, कितनी भी अमाउंट हो सकती है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसमें भी आपको चीज़ ध्यान रखनी है, क्लबिंग ऑफ इनकम अंडर सेक्शन 64। तो देखिए जो गिफ्ट दिए जाते हैं दोस्तों, इसमें बहुत अच्छी टैक्स प्लानिंग की जाती है और उस टैक्स प्लानिंग की हेल्प से आप टैक्स को बचा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब भी आप टैक्स प्लानिंग कर रहे हैं तो जब भी आप गिफ्ट दें, संभल के रहें। अपनी वाइफ को अगर आप गिफ्ट दें, अपने माइनर सन को गिफ्ट दें, या अपने बेटे की बहू मीन्स आपके सन की वाइफ आपकी, इन तीन को जब भी आप गिफ्ट दें टैक्स प्लानिंग के हिसाब से तो बहुत संभल कर गिफ्ट दें, क्योंकि क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं। इसके अलावा जो भी आपके स्पेसिफाइड रिलेटिव हैं, इनके अलावा अदर स्पेसिफाइड रिलेटिव में कौन आ गया? आपके मदर आ गए, आपके फादर आ गए, आपकी सिस्टर आ गई, आपका ब्रदर आ गया, मौसा मौसी, जो भी है। मीन्स इन तीन को छोड़कर जो भी आपके अदर स्पेसिफाइड रिलेटिव हैं उनको आप गिफ्ट दे सकते हैं, तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होंगे। बट इनको आप गिफ्ट देंगे तो क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। वो गिफ्ट तो टैक्स फ्री ही रहेगा, बट क्लबिंग ऑफ इनकम क्या कहता है वो एक बार आप वो समझ लीजिए तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। अब समझे ध्यान से। सपोज आपको 1 करोड़ रुपए की आपके पास पड़ा हुआ है और आप ऑलरेडी 30% स्लैब में फॉल करते हैं। मीन्स आपकी जो इनकम है वो 30% टैक्स में आती है। सपोज आपकी साल की इनकम जो है 40 लाख रुपीज़ है, तो 40 लाख रुपीज़ है तो आप ऑलरेडी 30% स्लैब में आ रहे हैं। इस 40 लाख के अंदर कोई भी इनकम जुड़ेगी 1 रुपया भी, तो उसके ऊपर आपको 30% टैक्स पे करना पड़ेगा। अब सपोज आपके पास 1 करोड़ पड़ा हुआ है, आप उसकी एफडी करवाना चाहते हैं, तो आप अपने नाम से एफडी करवाएंगे और उसके ऊपर 7% इंटरेस्ट अगर मिलता है तो ये हो जाता है 7 लाख रुपीज़। तो आपके 40 लाख में 7 लाख जुड़ जाएगा, तो आपको अब इस 7 लाख के ऊपर भी 30% टैक्स पे करना पड़ेगा, प्लस एजुकेशन सेस वगैरह अलग रहता है। तो अब आप टैक्स प्लानिंग करते हैं, क्यों ना ये मैं एफडी जो है अपने नाम से ना करा के मैं अपनी मदर या फादर के नाम से करा देता हूँ। तो सपोज करें आपका जो फादर है उनकी इनकम है नहीं, या आपकी मदर की भी इनकम नहीं है, इनकम है तो बहुत ही मिनिमम साइड में है, आपको टैक्स की सेविंग हो जाएगी। तो मैं मान के चल रहा हूँ आपकी मदर या फादर की इनकम नहीं है, तो आप क्या करते हैं, ये एफडी अपने मदर या फादर के नाम से करा देते हैं। मीन्स आप उनको ये गिफ्ट दे देते हैं। तो अब क्या होगा, आपकी मदर की इनकम तो है नहीं, तो सपोज करें इस 1 करोड़ पे, जैसे कि मैंने आपको बताया था 7% का एफडी का रेट है, तो आपकी मदर की इनकम हो गई एक साल में 7 लाख रुपीज़। तो अब आप न्यू टैक्स रिजीम में जाएंगे, अपनी मदर की आईटीआर फाइल कर लेंगे और 7 लाख तक वहाँ पर कोई टैक्स नहीं है। न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगता है, आपको 87 की रिबेट मिलकर टैक्स जीरो हो जाता है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर टैक्स की सेविंग कर ली, क्योंकि आपने अपनी मदर के नाम से एफडी करा दी थी। बट सपोज करें यही एफडी आप अपनी वाइफ, माइनर सन मीन्स जिसकी एज अभी 18 ईयर से कम है, या फिर आप अपनी बहू अपने बेटे की वाइफ के नाम से कराते हो, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ पर भी जो आपने 1 करोड़ की एफडी कराई है उनके नाम से, वहाँ पर 7% इंटरेस्ट आएगा 7 लाख रुपीज़। बट होगा क्या, यहाँ पे आपकी जो टैक्स प्लानिंग है वो काम नहीं करेगी, क्योंकि यहाँ पर सेक्शन 64 के अंदर क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएंगे। मीन्स जो आपकी ये इनकम थी ऑलरेडी यहाँ पर 40 लाख रुपीज़ की, ये तो इनकम आपकी पहले से ही थी। अब आपको इनके नाम से एफडी कराने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि ये जो 7 लाख रुपए की इनकम इसके ऊपर अर्न की इंटरेस्ट की, वो इनकी इनकम ना मान के वो आपकी इनकम ही मान ली जाएगी। तो आपकी जो टोटल इनकम हो जाएगी 47 लाख रुपीज़ हो जाएगी। तो इस 7 लाख के ऊपर जो आप टैक्स बचाना चाह रहे थे टैक्स प्लानिंग के अकॉर्डिंग, वो टैक्स नहीं बच पाएगा, क्योंकि क्लबिंग लग गई। अगर आप इनको जो है पैसा ट्रांसफर करते हैं, इनके नाम से एफडी करवाते हैं, इनको गिफ्ट देते हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब आपने 1 करोड़ का इनको गिफ्ट दिया था, इनके नाम से एफडी कराई थी, तो टैक्स फ्री तो था, ऐसा नहीं था कि उनके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। बट क्योंकि उस पैसे को उन्होंने फर्दर इन्वेस्ट किया कहीं पर,
पैसा कमाने के लिए, तो वहाँ से जो पैसा आएगा, वहाँ से जो इनकम आएगी वो आपकी इनकम मान ली जाएगी। इसको ही हम क्लबिंग ऑफ इनकम के प्रोविज़न बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो जब भी आप गिफ्ट दें, टैक्स प्लानिंग को ध्यान में रख के दें, और टैक्स प्लानिंग में आप ध्यान रखें इन पर्सन को गिफ्ट देने से आप अवॉइड करें, वाइफ, माइनर सन और बेटे की बहू को, क्योंकि यहाँ पर आपकी इनकम ही मान ली जाएगी। तो आई होप यहाँ से आपको क्लैरिटी ज़रूर हुई होगी, बट स्टिल कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप जो है मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब हम फर्दर आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अदर प्रोविजंस देख लेते हैं। अब अदर प्रोविजंस क्या कहते हैं? जो आपको गिफ्ट रिसीव करना है अपने स्पेसिफाइड रिलेटिव से, तो देखिए स्पेसिफाइड रिलेटिव्स, तो जो भी आपके स्पेसिफाइड रिलेटिव्स हैं वहाँ पर आप कितनी भी अमाउंट का गिफ्ट ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ दे भी सकते हैं, ले भी सकते हैं। बट ध्यान रखें, जब भी कैश में कोई गिफ्ट लें वो 2 लाख रुपए से ज़्यादा का कैश में गिफ्ट आप ना लें। वहीं जो गिफ्ट देने वाला है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है दोस्तों, जो भी पर्सन आपको गिफ्ट दे रहा है वो कितना भी अमाउंट आपको दे रहा है, उसका भी सोर्स जो है वो इनकम का सही होना चाहिए, वाइट मनी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको सपोज़ 2 करोड़ का गिफ्ट दे दिया किसी रिलेटिव ने आपको, और कल आपको नोटिस आ जाता है कि 2 करोड़ आपको कहाँ से मिला है, आपने गिफ्ट डीड भी बनवा रखी होगी, तो आप दिखा देंगे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बट उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो वो डोनर है, जो आपका वो रिलेटिव आपको गिफ्ट दे रहा है, उसके पास नोटिस सेंड कर देगा, और वो उससे ये पूछेगा कि ये आपका 2 करोड़ रुपये का इनकम का सोर्स क्या है। तो वहाँ पर जो वो पैसा होना चाहिए उनका वाइट मनी होना चाहिए, प्रॉपर उनकी इनकम टैक्स के रिकॉर्ड जो है प्रॉपर वहाँ पर उन्होंने इनकम डिस्क्लोज कर रखी हो, ताकि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ईजिली बता सके। नहीं तो क्या है, वो खुद ही फंस जाएंगे, क्योंकि उनकी वो ब्लैक मनी थी। तो उधर से डॉक्यूमेंटेशन में हमेशा जब भी आप कोई गिफ्ट दें या लें, उसकी एक गिफ्ट डीड ज़रूर बनवा लें स्टैम्प पेपर के ऊपर। साथ में जो भी विटनेस हैं, गवाह है, उनके भी साइन करवा लें। वहीं अगर मैं मूवेबल प्रॉपर्टी की बात करूं, जैसे कोई गोल्ड ज्वेलरी आपने दे दिया, कोई एफडी वगैरह करा दी, ये जो आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज़ में होती हैं, तो यहाँ सिंपल आप नोटराइज करा लें। रजिस्ट्री की जो है ज़रूरत नहीं होती है। रजिस्ट्रेशन केवल जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होती हैं, लैंड, बिल्डिंग वगैरह, उनमें करवाने की ज़रूरत होती है। वहीं अब बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन ये भी होता है, क्या हमें ये ITR में दिखाना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, वैसे तो मैंने इसके ऊपर जब ITR फाइल की थी अभी हमने 23-24 की, तो वहाँ मैंने आपको बताया था गिफ्ट आप इनकम टैक्स के रिटर्न में कहाँ जाकर दिखा सकते हैं। तो वो वीडियो का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कंसेप्चुअली, जो गिफ्ट होता है वो इनकम की डेफिनेशन में कवर होता ही नहीं है। जो इनकम की डेफिनेशन बताई गई है इनकम टैक्स में, वो सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 के अंदर बताई गई है। तो उस इनकम के डेफिनेशन में गिफ्ट को नहीं रखा जाता है। तो इनकम टैक्स के रिटर्न के अंदर केवल आप वही चीज़ दिखाते हैं जो आपकी इनकम होती है, या वो इनकम जो आपकी टैक्स फ्री होती है या फिर एग्जम्प्ट होती है। तो जो आपका गिफ्ट है वो तो आपकी इनकम माना ही नहीं जाता है। तो इसलिए आपको इनकम टैक्स में की रिटर्न में इसको कहीं पर भी दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है। आप सिंपल गिफ्ट डीड वगैरह बनवा के रखें। अगर कोई नोटिस अगर आपको आता है तो आप, ताकि वो गिफ्ट डीड वगैरह दिखा के प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन अपनी करके रखें। बट स्टिल अगर आप इसको इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाना चाहते हैं तो दिखा दें। वैसे तो दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। वैसे मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया है कि आप दिखाना चाहते हैं तो कहाँ जाकर दिखा सकते हैं, क्योंकि ये आपकी जो है एग्जम्प्टेड इनकम नहीं होती है दोस्तों, ये आपकी इनकम ही नहीं मानी जाती है। तो इसका लॉजिक ये होता है। तो चलिए, फिर भी आप दिखाना चाहें तो वीडियो आप देख लीजिए, उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये था पूरा वीडियो गिफ्ट को लेकर। अगर आपको रिश्तेदारों से गिफ्ट मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे रहती है, कब कब आपको टैक्स होता है, कब टैक्सेबल नहीं होता है, किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन आपको करके रखनी है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के ही आप जो है गिफ्ट का आदान प्रदान करें। तो साथियों, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।